81, 82, 83, 84, 84। एक बच्चे ने मुझसे 82, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 82। जिस भी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 82, जरा उसे देख लें। सवाल नंबर 82 ये कहता है कि आपके पास एक आरओआर का एक्सप्रेशन दिया है और उस आरओआर के एक्सप्रेशन को देख के बताना है कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसने लिखा है डीसी बाई डी और इसके पहले लगाया प्लस साइन और नीचे लिखा है 2। तो बच्चे को यह समझ जाना है पहली बात कि प्लस साइन है यानी ये कौन है, प्रोडक्ट, यानी कि जो भी रिएक्शन होगी उसमें सी तो कौन होगा, प्रोडक्ट। तो देखो जरा ध्यान से, सभी में सी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है, 2, यानी कि जो सी की स्टोइशियोमेट्री होगी वो कितनी होगी, 2। तो जरा देखो सी की स्टोइशियोमेट्री 2 कहां है, सर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बी बी कॉमन है, ए और डी अलग है, तो मैं ए और डी को देख लेता हूं। ए के पहले क्या लगा है, प्लस साइन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए के पहले क्या लगा है, प्लस साइन। और अगर ए के पहले प्लस साइन लगा है इसका मतलब ये प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। लेकिन क्या डीए बाई डी के नीचे 4 लिखा है, यानी कि ए भी प्रोडक्ट है, ए भी, और उसकी जो स्टोइशियोमेट्री है वो कितनी है, 4। तो जो भी हो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जिसमें 2C प्लस 4A होगा। देखो किसी में है क्या, ऑप्शन नंबर 2 में, चलेगा। इस प्रकार से आपने आंसर क्या बोला, ऑप्शन नंबर 2, 83। ठीक है बच्चे, 83, 84, 85, 85। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 85 पूछा है। जिस भी बच्चे का डाउट सवाल नंबर 85 है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड, उन्होंने हमें EAF की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -20। डेल लिखा है बेटा साफ साफ, माइनस नहीं देखा, ठीक है। 86, 87, 87। किसी बच्चे 87, किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है सवाल नंबर 86। जिस भी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 86, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस और आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कुल कितने एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाए तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। भाई एक में 6 है तो 2 में 12, एक्स में 6x आया ना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के क्या निकाल लेता हूं, मोल। क्या निकाल लूं, मोल। और बड़ा सिंपल सा फंडा है, कुछ ना समझ में आएगा तो मोल निकाला जाएगा। चलो आप मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद होगा 14.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक मिनट, 14.6 किसका वेट है, आपका कि मेरा, ऑक्सीजन का वेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है। 14.6 किसका वेट है मेरे बच्चे, बोलो, मैग्नीशियम। तो मोल किसका आएगा, आपका कि मेरा, जिसका है वेट उसी का मॉलिक्यूलर वेट उसी का आएगा मोल। और आपको किसका मोल चाहिए था, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, चलेगा। तो जैसे ही आपको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोल मिलेगा फिर 6 से गुणा करोगे आंसर मिल जाएगा। अच्छा, आंसर में आपको Na के फॉर्म में देना है तो जो मोल है उसे क्या लिख देना, Na। मुझे बताओ मोल होता क्या है, शब्द है कि नंबर है, ये शब्द भी है, ये नंबर भी है, ये यूनिट भी है, क्या ये आपको पता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नहीं, SI यूनिट होती है मोल और नाम होता है मोले। नो सर, यस सर, नाम है मोल लेकिन जो यूनिट है वो केवल है MOL, ई नहीं लिखते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आप लिखते हैं किलोग्राम, क्या लिखते हैं, लेकिन कोई आपसे इसका सिंबल पूछे तो क्या लिखते हैं, केजी। उसी प्रकार से मोल का सिंबल होता है MOL और नाम होता है MOLE। दोनों का प्रोनाउंसिएशन मोल ही है, लेकिन कई बार मजाक में कह देता हूं मैं ये मोल है ये मोले है, ताकि आपको अंतर याद रहे। लेकिन दोनों में अंतर, ये नाम है और ये सिंबल है, चलेगा। तो मोल है क्या सर, मोल शब्द भी है, मोल नंबर भी है, मोल यूनिट भी है। अरे हेलो, कब कैसा यूज करना है वो देख लीजिए। सवाल नंबर 86, 87, 88, हाथ खड़े करना है। 88, किसी बच्चे ने मुझसे 88 सवाल पूछा है
88 सवाल जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा है, प्यारे बच्चों, क्या बोला है? द नंबर ऑफ ml ऑफ O2 ओरिजिनली, कितना आसान है, आ जाओ। क्या ये समझ पाए हो कि कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन का किस्सा है? ये समझ पाए हो क्या? बोलो। H2 प्लस O2, जिसका भी डाउट है, H2 प्लस O2 से क्या बनाओगे? H2O, हाँ या ना? हालांकि बच्चा मुझसे इसमें सवाल पूछ सकता है, सवाल में करेक्शन होना चाहिए, सर मैं तो H2 प्लस O2 से H2O2 भी बना लूंगा। अरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बना सकते क्या? सवाल क्या कहता है? इफ 8 ml ऑफ अनकंबाइंड ऑक्सीजन रिमेन आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 विद 8 ml ऑफ हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ ml ऑफ O2 ओरिजिनली वर। उसने ये कहीं बोला ही नहीं बन क्या रहा है। या मेरी इच्छा है कि मैं H2O2 बना लूं कि H2O बना लूं, तो ऐसे सवालों में रिएक्शन गिवन होनी चाहिए। अभी फिलहाल इन जनरल जहां से उठाया गया है, यहां पे क्या है? ये पानी। अब समझते हैं ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस, क्या मैं प्यारे बच्चों इसको बैलेंस कर सकता हूं? क्या यहां पे हाफ लिख दूं, चलेगा? अब लगाते हैं मोल कंसेप्ट, लगा लोगे? मेरे प्यारे बच्चों मुझे इतना बता दो, क्या जो स्टोइशियोमेट्री होती है वो मोल को रिप्रेजेंट करती है? क्या वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करती है? तो मैं सीधे वॉल्यूम में सोच सकता हूं, मुझे अलग से मोल निकालने की आवश्यकता नहीं। आओ थोड़ा पढ़ते हैं, आओ थोड़ा पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? 1। ये क्या लिखा है? अगर ऐसे पढ़ने में दिक्कत है तो क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको? 2H2 प्लस O2 से बना 2H2। बोलो अभी सही है कि नहीं है? बैलेंस है कि नहीं है? मैं पढ़ता हूं, समझ में आया तो बताना। पढ़ूं क्या? ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? और वो ये जाएगा, और वो इसका 2 ml जाएगा, तो इसका इसका 2 ml गलत। अगर, क्या बोला सर ने? नहीं समझे। अगर इसका 2 ml तो इसका 1 ml, और उसका, मैं ये भी तो कह सकता हूं अगर इसका 2 लीटर तो इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर। गलत। अगर, क्या बोला मैंने? अगर इसका 2 लीटर तो इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर। अगर, क्या बोला सर ने? इसका 10 लीटर। अब दिमाग लगाओ, बोलो ना। 2 का 1 बोलना आसान था, क्या 10 का 5 नहीं बोल सकते? अगर 10 लीटर जाएगा तो बोलो 10 लीटर बनके 2 2 10 10 चलेगा। आओ आप सवाल पढ़ते हैं, इतना मुझे पहले से आना चाहिए। सवाल क्या कहता है मेरे बच्चे? 8 ml of uncombined oxygen remain after exploding O2 with 8 ml of hydrogen। मैंने रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद वो कहता है कि हाइड्रोजन के 8 ml से रिएक्शन हो गया। हेलो, हाइड्रोजन का कितना ml? कितना ml? तो थोड़ा दिमाग लगा लो, अगर यहां से 8 ml गया है तो वहां से कितना जाएगा? पक्का 4 ml चला गया है। लेकिन 4 ml जाने के बाद भी, पढ़ो पढ़ो, ये वही वाली बात है, 100 रुपए चले गए तब भी 100 बचे हैं। अरे हाँ या ना? तो 8 4 तो चले गए, हाँ या ना? तब भी कितने बचे हैं? यानी शुरू में कितने रहे होंगे? 16 रहे होंगे। मैं लिख देता हूं, 4 चला गया, 4 रुपए ले लो आप बेटा, 4 चला गया, 8 बचा है। बोलो उस बच्चे के पास कितने रुपए थे? ठीक है, कोई रॉकेट साइंस है क्या? ठीक है, एलॉन मस्क ने तो वो भी खुद से पढ़ लिया था रॉकेट बनाना भी। खैर आइए, 88 89 90 डन है। 90, किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 90। ओके, जिस भी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 90 आइए साहब। काइनेटिक्स कोई डाउट नहीं है क्या? अब पीछे नहीं जाऊंगा भाई साहब। 84, ना ना ना, आप डाउट नहीं बनाने हैं, पहले क्यों नहीं पूछा? 90, रूल्स आर रूल्स। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। मेरे पास कौन सा सैंपल है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका डिकम्पोजिशन होता है, और बताओ इसके डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, हाँ या ना? ठीक है साहब। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल? क्या परसेंटेज प्योरिटी को फील करते हैं? आओ पहले एक छोटा सा एग्जांपल पूछ लेता हूं, जीवन भर याद रखिएगा, ठीक? मान लो प्यारे बच्चों, 2 एग्जांपल लूंगा, सवाल में लौट के आता हूं, पहले आपके कंसेप्ट चेक कर लेता हूं, जल्दी आइए। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? इमेजिन करते हैं एक बंदा है, वो चूना पत्थर बेचता है। क्या बेचता है? क्या आप चूना पत्थर समझते हैं? चूना पत्थर बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ या ना? उसका बिजनेस है, वो चूना पत्थर बेचता है, और आप एक दिन खुशी खुशी गए बाजार, बोले भैया चूना पत्थर दे दो। क्या दे दो?
और आपको इतनी गणित पता है कि चूना पत्थर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। बोलो हाँ या ना। एक मिनट, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आई विल नॉट रिपीट अगेन। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। और कैल्शियम ऑक्साइड का 40 और 16 56 और 32 और 12 44। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है? ये कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका 1 मोल लोगे तो कितने ग्राम? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, सुनिएगा, 1 मोल जाएगा तो 1 मोल आएगा, कंफर्म। लेकिन अगर 100 ग्राम जाएगा तो 56 ग्राम आएगा, 44 ग्राम आएगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अरे बोलो, फिर से कहता हूं, अगर 1 मोल जाएगा तो, 2 मोल जाएगा तो, 3 मोल जाएगा तो, 100 ग्राम जाएगा तो 100 ग्राम नहीं आएगा, 56 ग्राम और 44 ग्राम आएगा। बोलो हाँ या ना। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर 200 ग्राम जाएगा तो 112 ग्राम आएगा और 88 ग्राम आएगा। अरे तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो पाएगा। बोलो हाँ या ना। सिखाना ही सिखाना ये। अगर 100 ग्राम खरीदोगे तो CO2 कितने ग्राम मिलेगा? क्या 44 ग्राम का मतलब ही 1 मोल है? क्या 1 मोल का वॉल्यूम ही 22.4 लीटर होता है? ये है तो ये है तो ये है, ये है तो ये है तो ये है। अरे बोलो। आप गए बाजार, कहां गए? आप बाजार से लाए चूना पत्थर। क्या लाए? और चूना पत्थर आप लाए 100 ग्राम। कितना लाए? तो बोलो 100 ग्राम लाए हो तो कितना मोल लाए हो? डन। आप 100 ग्राम चूना पत्थर लेके आते हैं, खुशी खुशी अपने घर आते हैं और नाच रहे थे, मैं लाया चूना पत्थर। क्या लाया? और आपको लगता था कि 100 ग्राम चूना पत्थर से मुझे 44 ग्राम CO2 मिलना चाहिए था। बोलो हाँ या ना। आपने बर्तन में चूना पत्थर रखा। क्या रखा? चूना पत्थर। और चूना पत्थर थोड़ा गर्म किया। करो करो। जैसे आपने गर्म किया, आपको CO2 मिला। CO2 मिलते मिलते अचानक से बंद हो गया। जब आपने पूरा CO2 देखा तो पता चला आपको 22 ग्राम मिला। कितना मिला? अरे आप तो 100 ग्राम लेके आए थे, लेकिन मिला कितना? और आपकी गणित कहती है 100 से कितना मिलना था, लेकिन मिला कितना? आप समझ गए जरूर चूना पत्थर बेचने वाले ने। बोलो हाँ या ना। इसका क्या मतलब है कि आपको उसने कहा भैया मैं 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन सारा का सारा 100 ग्राम का 100 ग्राम प्योर। अगर सारा 100 ग्राम प्योर होता, अगर सारा 100 ग्राम, तो क्या आपको यहाँ पे CO2 44 ग्राम मिला होता? कितना मिलना था? 44। कितना मिला है? तो आपको बताना है कितना परसेंट प्योर है। आपको बताना है कितना परसेंट। अब मैं लगाता हूं मोल कंसेप्ट। ठीक, सुनिएगा, कितना मिला है। तो अब ये सोचो, अब ये सोचो कि 22 ग्राम CO2 मिलने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम चाहिए? 40 ग्राम। 100 से 44 तो 44 का आधा 22 तो 100 का आधा 50। बोलो डन। यानी काम का कितना है? असली कितना है? चूना पत्थर कितना है? लेकिन बेचने वाले ने बेचा कितना? मतलब 50 ग्राम मिट्टी है। बोलो हाँ या ना। क्या परसेंटेज प्योरिटी निकाल लोगे? तो परसेंटेज प्योरिटी यानी द सैंपल ऑफ प्योर सैंपल अपॉन टोटल सैंपल इनटू 100। बोलो हाँ या ना। अब इसी कंसेप्ट यहां लगाते हैं। लगाऊं? अरे लगाऊं। सुनिएगा, अब यहां पे बस फर्क कितना है, स्लाइड बदल देता हूं। मेरे पास यहां पे है मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसका डिकम्पोजिशन होके बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। बोलो डन। फॉर्मूले रटे ना हूं, फील करो उसे, तब कहीं जाके हर लेवल के सवाल करोगे। रटे हो एक फॉर्मूला, बच्चे परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला रटे रहते हैं, पता ही नहीं कर पाते वो निकाले कैसे। फील तो करो, है क्या, चल क्या रहा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट में मुझे बताओ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने ग्राम है? ये उसने बोला है। ये वही चूना पत्थर वाली बात है। बेचने वाला 100 ग्राम बेच रहा है। कई बार दूध बेचने वाले 1 लीटर दूध बेचते हैं, तो जो कह दे मान लोगे क्या? एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो मिलावट होगा ना यार। वही वाली बात है। उसने क्या बोला, कितना ग्राम है? 20। लेकिन जरा आगे देखना, वो कहता है मुझे इससे 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। कितना मिला है? और मुझे बताना परसेंटेज प्योरिटी। तो मैं क्या सोचूंगा, अच्छा 8 मिला है, तो पहले ये चेक कर लूं, पहले ये चेक कर लूं, पहले ये चेक कर लूं कि 8 ग्राम के लिए, क्या बोला मैंने, 8 ग्राम के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होना था? कितना होना, क्या फील आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो निकाल लोगे क्या? कैसे? अब ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मुझे थोड़ा सा मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना। लगाते हैं। क्या नंबर ऑफ मोल निकाल ले? बोलो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना होगा भाई? 2416 कितना है?
कितना है 40 ना, ओ लाला ठीक है 8/40। रुको, ये किसके मोल हैं, कंफर्म, इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी 1 जाएगा तो उल्टा 1 आया है मतलब x आया है, मतलब इतना आया है, मतलब मैं कह दूं सर यही मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल होंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे मोल निकालना कि वेट, अरे कितना ग्राम दिया था 20, मैं सोच रहा हूं कितना असली होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। लिख रहा हूं मैं असली वाला वेट, क्या लिख रहा हूं, निकाल लोगे क्या। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कितना, कंफर्म, मान लो आपकी बात। तो जब आप इसका असली वाला वेट निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहां से मेरे प्यारे बच्चों वेट आ जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल आया था 8/40, मॉलिक्यूलर वेट कितना बता रहे हो 84, 16 दूना 32, 16 48, 48 प्लस 12 कितना हो गया 60, 60 और 24 84, चलेगा। बोलो मैंने क्या क्या क्लियर है, जरा इससे वेट निकालो कितना आता है, 8×5 = 5, 1 कम 5, ठीक है बेटा, कितना बचा 3 यानी 34, तो 5 7 6 6 6 पंचे 30 है ना, तो कितना आ जाएगा 16.30, 4 बचा 8, चलेगा 16.8 क्या ग्राम्स। अरे बेचने वाले ने कितना बेचा, लेकिन काम का कितना है, चूना बेचने वाले ने। अब बोलो इम्प्योरिटी कितनी है, माइनस कर दोगे, प्योरिटी कितनी है सर, ये प्योर है, बाकी सारा बचा इम्प्योर है, कर लोगे आगे। कौन सवाल था ये, तो आपसे परसेंटेज पूछा है तो दिस बाय दिस इनटू 100 कर दूं पूरा, वरना कहोगे लास्ट वाला डाउट। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू 16.8 अपॉन 20 इंटू 100, कर लोगे बच्चे। चलिए साहब कहानी आगे बढ़ाऊं क्या, ये लीजिए पेपर। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रेडॉक्स की, और रेडॉक्स में मैंने आपको एक सवाल दिया था और मैं आपको समझा रहा था इक्विवेलेंट वेट, बोलो हाँ या ना। अगर जिसने बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है उसको ये समझ में नहीं आएगा, पहले बता दूं अगले 20 मिनट। प्यारे बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक नया तरीका बता रहे थे, और मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट वो वाला वेट होता है, वो वाला जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन करता है, बोलो हाँ या ना। जैसे किसी भी चीज को देखने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वैसे ही कंसेप्ट एक है इक्विवेलेंट वेट का, और उसको डिफाइन करने के तरीके भी कई हैं। कभी हमने उसे इलेक्ट्रॉन के लहजे में डिफाइन किया, तो कभी हमने उसे किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के लहजे में डिफाइन किया। कंसेप्ट एक है, बस परिभाषित करने का तरीका, बोलो हाँ या ना। और हर परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। तो सवाल कहता है कि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, दो मैंने करके बता दिए थे, क्या CO2 वाला बता दिया था, SO2 वाला भी, क्या SO3 वाला बताया था। चलो तो एक है SO3, अगला कौन था मेरे बच्चे, चेक कर लेते हैं, H2Cl2, अगला कौन सा है CaH2, और अगला कौन सा है NaCl, ठीक है, शायद इतने ही दिए थे ना, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, जिन बच्चों ने किया नहीं किया उनके लिए, इसमें किसका निकालना है, सल्फर का। अब कैसे देखोगे, देखो 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 कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 दूना 32, 16 या, और इसका कितना होता है 32, तो मैं ऐसे कहूंगा, देखना मेरे बच्चों ऐसे, 48 ग्राम ऑक्सीजन से 48 ग्राम, कितने ग्राम सल्फर, 32 ग्राम सल्फर। तो मुझे कौन सा वेट सोचना है, मुझे वो वाला वेट सोचना है जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, बोलो हाँ या ना। 48 ग्राम से कितने ग्राम है, 48 ग्राम से कितने ग्राम है, तो बोलो लाला 1 ग्राम से कितने ग्राम, 32/, लेकिन मुझे 1 ग्राम चाहिए क्या 8 ग्राम, तो सीधे 8 नहीं निकाल सकते, तो पहले 1 निकालते फिर 8 करते हैं ना। तो 8 इंटू 32/48 कितना आ रहा है, वो आप करना। आओ H2Cl2 में क्या सल्फर का पूछा है, बोलो कितने क्लोरीन है, अब मुझे क्लोरीन का याद हो पहले 35.5, ये सोचना है, ये तो सोचना है, देखो हो क्या रहा है, ठीक, कितने क्लोरीन है 2, तो कितने ग्राम 71, सल्फर कितने हैं 2, तो 71 ग्राम क्लोरीन से 64 ग्राम सल्फर, नहीं समझे, आसान है, 71 ग्राम क्लोरीन से 64 ग्राम, बेहतरीन,
तो कितने ग्राम से सोचना है? 35.5। लेकिन पहले क्या सोचना पड़ेगा? 1। तो क्या करूंगा बोलो? 1 ग्राम से कितना होगा? 64/71। फिर 35.5 से निकाल लेना, तो कितना आ जाएगा? 64/71 इंटू 35.5। ये हो जाएगा दूना, ये हो जाएगा 32। आसान है, ये हवा में भी हो जाता है, मैं पूरा मेथड कर रहा हूं। ठीक, आ जाए कैलकुलेशन दे। CaH2 कर लिया क्या? अब ये कैल्शियम हाइड्राइड है ना? तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। और हाइड्रोजन का 1। तो कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 ग्राम से 40, हवा में कर रहा हूं। 2 ग्राम से, तो कितना ग्राम सोचना है? हाइड्रोजन का 1 ग्राम सोचना है, ऑक्सीजन का 8 ग्राम सोचना है, और क्लोरीन का 35.5 सोचना है। बेहतरीन। तो 1 ग्राम से कितने ग्राम हो जाएंगे? 20। 2 से 40, 2 ये 2 है ना? 2, ये 2, ये वाला नहीं, 2 ग्राम है। ठीक है, और ये कितना होगा? 40। तो 2 ग्राम से 40 ग्राम, 1 ग्राम से, बेहतरीन बन गया सबसे। अगला एंड द लास्ट कितने हैं? 1। ये कितना है? 1। और 1 मोल तो कितना ग्राम? 35.5। और ये कितना? 23। तो आंसर हो जाएगा 23। नहीं समझे? बढ़ाऊं आगे? देखो एक और सवाल आज की क्लास, एक सवाल के साथ। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट। क्या मैंने लास्ट क्लास में कुछ ग्राम इक्विवेलेंट बोला था? क्या मैंने कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझाया था? ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो, आगे भी बोलना है अब। ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो, ये ना सोचो अगर ये हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। क्या यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है? बोलो भाई, क्या हम सबको ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले याद है? बोलो, वेट वाला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक बार में नहीं याद होगा, कई बार बोलोगे तो याद होगा। वेट अपॉन मोल वाला, मोल इंटू एन फैक्टर, ऐसे बोलो, मोल इंटू। शब्द ज्यादा याद होते हैं, वेरिएबल नहीं याद होते। याद रखना, शब्दों से फॉर्मूले याद करोगे ज्यादा याद होंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू, क्या कुछ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाला बताया था? नॉर्मेलिटी वाला, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी वाला, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? और भी बातें करते हैं, लिखिएगा एक और सवाल। इफ 1.2 gram of a metal, if 1.2 gram of a metal combine with, if 1.2 gram of a metal combine with 4.8 gram of oxygen, combine with 4.8 gram of oxygen, 4.8 gram of oxygen, then calculate equivalent weight of metal, then calculate equivalent weight of metal। मैं जानता हूं ये पूरी क्लास से बन जाएगा, फिर भी कुछ सिखाना चाहता हूं। ट्राई करो, ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो। सर ने ऑक्सीजन बोला है, तो कितना ग्राम सोचना है? 8 ग्राम। ठीक है, मेटल का कितना ग्राम? 1.2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना ग्राम? 4.8 ग्राम। तो सोचो मेटल का कितना ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन, इतना सोचना है। 1 में लाके सोच लो ना। मैं ऐसे कहूंगा 4.8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 1.2 ग्राम मेटल। अच्छा, बच्चा अक्सर मुझसे पूछता है, हालांकि 5वीं 6वीं में सीख लेता है, लेकिन फिर भी डाउट आता है, सर आप इधर 4.8 लिखोगे, इधर 1 पॉइंट, मैं यही नहीं समझ पाता हूं सर। तो जिसको ये नहीं समझ में आता उसके लिए, जिसके फॉर्म में आपको निकालना उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखो। आपको क्या सोचना है? 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम मेटल, क्या सोचना है? बेटा सीखो ना, जिससे नहीं बन रहा वो सीख ही नहीं रहा है। मुझे ये सोचना है 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन सोच रहे हैं? 8 ग्राम। तो वेट किसका सोचना है? 8 का। तो जिसके फॉर्म में निकालना उसको इधर रखो।
अरे ठीक है भाई, अब ये समझ पाए क्या किसको लेफ्ट किसको राइट रखना है? तो बताओ, मैं 4.8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम मेटल? 1.2। अब क्या सोचोगे? 1। अरे हाँ या ना? तो 1 के लिए कुछ नहीं करना है। 1 के लिए देखो बेटा, देखो बेटा, बेटा देखो, 1 के लिए क्या मैं 4.8 को नीचे भेज दूं? बस 1 के लिए नीचे भेज दूं, हाँ या ना? अच्छा सर, 1 के लिए जब भी चाहिए नीचे भेज दो। यस, नीचे भेज दो, हमेशा हमेशा, कोई एक्सेप्शन? इसमें एक्सेप्शन ही है, मैथ है। अरे हाँ या ना? चलेगा। अब बताओ, क्या मैं 8 ग्राम का निकाल लूंगा? तो 1 ग्राम से इतना ग्राम। अच्छा, इधर क्या चल रहा? ओ ओ ओ, उधर क्या चलेगा? थोड़ी बीच में बदल जाएगा, मेटल इधर हो इधर, ऐसा नहीं होगा, हाँ या ना? अच्छा, ये ग्राम के नीचे क्या आएगा? ग्राम। मेटल के नीचे क्या आएगा? मेटल। आसान है, कितने ग्राम सोचना है? 8 ग्राम। तो क्या 8 ग्राम ऑक्सीजन बता दोगे? तो 1.2 इंटू 4.8 इंटू 8 चलेगा। 1 के लिए डिवाइड करो, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करो, हाँ या ना? कर लोगे सॉल्व? कितना आ रहा है? 2 आया क्या? क्या किसी को तकलीफ आई है सवाल करने में? लेकिन जानते हो, मैंने अभी एक कंसेप्ट नहीं सिखाया, फिर भी आपने आंसर निकाल लिया। कंसेप्ट क्या है? कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग। इसी को एक फॉर्मूले का रूप दे रहा हूं बस। मेथड्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। मेथड्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। मेथड्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। हमारी पूरी केमिस्ट्री में ऐसे कुछ एक मेथड चलते हैं जहां से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। कुछ नहीं है, फालतू में मेथड का नाम लिख दिया है। कॉमन सेंस की बात है, मैं आपसे करता हूं, जरा सुनिएगा। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, सब लोग बोर्ड में आ जाओ, बाद में लिखना, हेडिंग डाल के बोर्ड में आ जाना। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अपने आप से पूछ लो, काहे का मेथड है? आंख ठीक करने का कि नाक ठीक करने का? ये किस चीज का मेथड? इससे क्या निकालते हो? इससे बुखार ठीक करते हो कि निमोनिया? अरे तो मेथड का नाम है। इससे निकालते क्या हो? फोर्स की मोमेंटम। भूल गया थे, ऊपर क्या लिखा है बेटा? इक्विवेलेंट। आप क्या निकाल रहे हो? हेडिंग पढ़ो ना, पूछो अपने आप से, क्वेश्चन करो, क्या चल रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं? तो वो तो निकालना सीख गए थे, अब क्या बता रहे हो? वो जो सीखा है उसी को मैं एक मेथड, या कह दो एक जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है वो नाम समझा रहा हूं। बेटा ये ऐसा होता है, आपने तो पहले ही सीख लिया। चलेगा? आओ, सबकी नजरें बोर्ड पे, ठीक है? फिर से पूछ लो अपने आप से, क्या निकाल रहे हैं? किस मेथड से निकाल रहे हैं? ठीक, आओ बोर्ड पे आ गए। मान लो मेरे पास एक मेटल है M, मान लो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से हुई, मान लो कुछ बना होगा कुछ ना बना होगा, मान लो। ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो, ये ना सोचो। अगर ये, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो डन। क्या मुझे ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले याद है? वेट वाला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बोलो बोलो, वेट अपॉन, वेट अपॉन, वेट अपॉन। मुझे बताओ, मेटल है तो मेटल मेटल, हाइड्रोजन है तो, बोलो आसान है। हम क्या निकाल रहे हैं? क्या हमें हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट पहले से याद है? कितना होगा? क्या मैं यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल लूंगा? अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालूंगा तो बोलो फॉर्मूला कैसे आएगा? सर फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ, आगे आप बोलो, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बोलो डन। क्या मुझे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट याद है? तो मैं सीधे कह दूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू, नहीं चलेगा। अच्छा, याद करना आसान है कि मुश्किल है? भाई जिसका पूछा, देखो जरा, किसका पूछा? क्या पूछा? क्या पूछा? तो उसका वेट जिसके साथ है पूछा, अपॉन उसका वेट इनटू उसका इक्विवेलेंट। चलेगा? ऐसे मार्केट में और भी मेथड चलते हैं। अगले मेथड का नाम है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, या मैं सिंपल कह देता हूं, या मैं सिंपल कह देता हूं ऑक्सीजन मेथड। बोलो चलेगा? आओ, सबका ध्यान क्या बोर्ड पे है? मान लो आज मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, मान लो, बोलो किसकी रिएक्शन हुई? किसकी रिएक्शन हुई? किसके साथ? कुछ हुआ होगा, कुछ बना होगा। ये ना सोचो, ये ना सोचो,
ये ना सोचो, अगर ये हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, क्या हर बच्चा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोल पाएगा? बोलो बेटा, वेट अपॉन, बोलो बोलो, वेट अपॉन, बोलो ना, वेट अपॉन, ग्राम इक्विवेलेंट अलग है, इक्विवेलेंट वेट, क्या बोल पाओगे फॉर्मूला? वेट अपॉन, वेट अपॉन, आलसी हो यार, वेट अपॉन किसका वेट? मेटल का। किसका इक्विवेलेंट वेट? मेटल का। किसका वेट? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। क्या हम मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं? निकाल लोगे? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। सर ये 8 कहां से आया याद है? क्या मैं ऐसा एक मेथड क्लोरीन का बना लूंगा, पूरा किस्सा करूं कि सीधे फॉर्मूला लिख दूं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35 पॉइंट। नहीं चलेगा? लिख लो जल्दी से। सर क्या हम इससे केवल मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं? नहीं, मैंने तो बस एक एग्जाम्पल लेके समझाया। आप फलाने का, ढकाने का, ढिमकाने का, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। जिन बच्चों ने लिख लिया वो आसमान को ना निहारे, कॉपी को देखें, याद करें, रिवाइज करें पिछले कंसेप्ट। अगला 2 से 3 दिन रेडॉक्स के नाम है, उसमें चैप्टर खत्म होगा, होमवर्क होगा, मॉड्यूल होगा, बिल्कुल पानी पानी होगा, फिर एक नया आगाज होगा। एक कहानी खत्म होती है, फिर एक नई कहानी। यही साल भर का सफर है, हाँ या ना? तो आपने अभी तक शायद 2 चैप्टर निपटा लिए, तीसरा निपटाने वाले हैं। समझ पा रहे हैं क्या? टोटल 9 ही चैप्टर है। अरे हेलो, मोल खत्म कर लिया, काइनेटिक्स खत्म कर लिया, रेडॉस खत्म कर लिया। अब अगला फिर से मतलब हो जाएगा, खत्म होने अभी बैलेंसिंग है, थोड़ा थ्योरी है, ठीक है। फिर एक अगला बड़ा चैप्टर आएगा, फिर एक छोटा, फिर बड़ा, एंड सो ऑन, राइट? क्या कुछ समझ पा रहे हैं क्या? बोलो बेटा।
कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके बाद पहले इसको खत्म करोगे तब बताऊंगा। लिख लिया होगा? चलिए साहब, तो कुछ एक और सवाल करते हैं। उसके पहले मैंने बस वो जो आप कर रहे थे हवाओं में उसको एक नाम दे दिया। जरा उसी सवाल को जो कुछ देर पहले आपने किया, ऑक्साइड वाला किया था ना, जरा इसमें से ये वाला फॉर्मूला लगाओ। जरा देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू, वेट ऑफ मेटल कितना था? 1.2। ऑक्सीजन कितना था? जब 1.2 अपॉन 4.8 इंटू 8 करोगे, 1.2 अपॉन 4, यही तो आ जाएगा भाई। नहीं समझे? जैसे आपने यूनिटरी से किया, जैसे आपने यूं किया, उसका एक मेथड का नाम था, नहीं जानते थे तो भी सवाल बन रहा था। क्या मेरी बात समझ पा रहे? आओ कहानी को समेटते हैं। समेटे क्या? मैं आपको पिछले कुछ दिनों से, और आज उसको कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक? पिछले कुछ दिनों, शायद पिछले 2 दिनों से, आज ये तीसरा दिन है, एक ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं। लिख लिया है? एक ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं। कंसेप्ट क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? लिख लिया होगा सबने? कंसेप्ट क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? आपने आज से कुछ दिनों पहले कॉपी में हेडिंग डाली थी, लिखना नहीं है, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन, याद आया? एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन, याद आया? उसका सबसे पहला एप्लीकेशन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओ एंड आर ए, याद आया? अगर किसी बच्चे को चार्ज पता होता है, अगर किसी बच्चे को, तो वो ओए बता सकता है। और जरा ओए का फुल फॉर्म बताना, ऑक्सीडाइजिंग। दूसरे का, दूसरे का, एक एक करके ओए का फुल फॉर्म बोलो, मेरे शब्दों के साथ चलो, ठीक? ओए का फुल फॉर्म बोलो, ओए का मतलब बोलो, दूसरे का, खुद का। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वरना भगवान भी जादू नहीं दिखा सकता, याद रखना, हम तो फिर भी इंसान है। ओए का फुल फॉर्म बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना? दूसरे का, खुद का। क्या कई सारे पर्यायवाची थे? कभी बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी बोलेंगे ऑक्सीडेंट, कभी बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। बोलो हाँ या ना? क्या सबको रिड्यूसिंग एजेंट याद है? रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का, खुद का। खुद के जैसा नाम उल्टा, खुद जो होगा नाम उल्टा होगा। खुद होगा रिडक्शन तो नाम ओए, खुद होगा ऑक्सीडेशन तो नाम, याद है? अगर कोई अपने मैक्सिमम ओएस पर है तो बोलो कौन है? उईमा, अरे हाँ या ना? अगर कोई मैक्सिमम ओएस पे है तो कौन है? ओए। और अगर कोई मिनिमम ओएस पे है तो कौन है? आरे। याद है कि नहीं याद है प्यारे बच्चों? इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन आया, और एप्लीकेशन था इक्विवेलेंट वेट। बोलो हाँ या ना? क्या इक्विवेलेंट वेट निकालने के 2 तरीके? पहला तरीका, दूसरा एन फैक्टर। एन फैक्टर के कितने केस थे? एक था और एक था। क्या सबको नॉन रिडॉक्स याद है? एसिड का एन फैक्टर, टोटल कितने H प्लस आयन निकल? बेस का एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। पानी जैसी बेसिक बेसिक चीजें याद हो, चलेगा? क्या सबको रिडॉक्स वाला हिस्सा याद है? क्या इसमें हमने 4 केस बनाए थे? केस नंबर 1, केवल एक एटम का या तो होगा ऑक्सीडेशन या, जिसका पूछा उसका। क्या हमने केस नंबर 2 पढ़ा था? केस नंबर 2 मोर देन 2, याद है तो बताना। केस नंबर 2 एंड द एन फैक्टर विल बी n1 प्लस n2, याद आया? केस नंबर 3 क्या डिस्पो था? डिस्पो ये क्या था? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या सबको एन फैक्टर याद है? n1 इंटू अपॉन n1 प्लस। क्या केस नंबर 4 रेडॉक्स था? या तो रिएक्शन बैलेंस होगी या तो बैलेंस, अगर कभी बैलेंस होगी, अगर कभी बैलेंस। द मोस्ट टिपिकल, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, याद है कि नहीं याद है? चाहे ऑक्सीडेशन हाफ से चाहे रिडक्शन, जो भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही उसका एन फैक्टर माना। फिर हम आगे क्लासिकल कंसेप्ट, बोलो हाँ या ना? क्या सबको क्लासिकल कंसेप्ट याद है? अब मैं एक सवाल दूंगा जिसमें मिक्सअप सवाल होंगे, आपको सारे केसेस लगाने हैं और वो सवाल करने हैं, ठीक है? देखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट। आपको खुद से सोचना है कौन सा रेडॉक्स है, कौन सा नॉन रेडॉक्स है, कौन सा केस है, ठीक? कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग। ये चलो, इक्विवेलेंट वेट क्यों निकालोगे? आप तो बस एन फैक्टर निकाल दो, क्योंकि एन फैक्टर निकला नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर तो इक्विवेलेंट वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लेते हो।
तो आप बस एन फैक्टर निकाल लो। नंबर 1 H2SO4, खुद से पहचानना है कौन सा रेडॉक्स है कौन सा नॉन रेडॉक्स है। नंबर 1 H2SO4, नंबर 2 H3PO2, नंबर 3 सल्फर इन SO2, नंबर 4 नाइट्रोजन इन अमोनिया, नंबर 5 I2 से बना IO3 माइनस I2 का निकालना है। नंबर 6 FeH2 से बना Fe+3 प्लस SO2, FeH2 का निकालना है। खुद से केस पहचानना है, खुद से कंसेप्ट लगाना है और एन फैक्टर जमाने को बताना है। 7th केस C4H10 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2O। 7th वाला आपने कर डाला तो मैं मान जाऊंगा कि आपने इस पूरे कंसेप्ट को समझ डाला। अगर आपने 7th वाला कर डाला, रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 5 13, यहां आएगा 13/2। सर क्या निकालना है? एन फैक्टर। सर किसका? रिएक्शन का। सर और किसका? और बता दो C4H10 का। अगर किसी रिएक्शन का एन फैक्टर पता है तो किसी भी मॉलिक्यूल का बताया जा सकता है। याद है? पहला वाला आसान वाला मैं कर देता हूं, है ना। H2SO4 का एन फैक्टर ये तो सबने बता दिया होगा। कितना? 2। चलो एक और लिख देता हूं। आधे ऐसे देखते से क्या लिख दिया सर ने। कल पेपर दिया होगा उसके बाद खूब मजे किए होंगे, है ना। रिलैक्स लग रहा होगा, पेपर हो गया है ना। 4 घंटे तो मोबाइल देखे होंगे कम से कम। 3.5। कुछ कह रहे सर समय नहीं मिलता, नींद इतनी आती है। 6 बजे सोया, 6 बजे उठा। हाँ बेटा, 13/2 खुद से गिनो। बड़ी समस्या है बच्चों की, नहीं। सोते सोते आते हैं 6 बजे, फिर 1:30 बजे तक सोते ही रहते हैं, फिर घर पहुंचते खाना खाते फिर सो जाते हैं। 2 घंटे शाम को थोड़ा जगते तो घूम लेते, भाई माइंड फ्रेश होना जरूरी है। फिर रात को खाने का समय 8 9 बजे, फिर नींद आ जाती है। कैसा लग रहा है? ऐसा ही होता है ना। सोते सोते आते हैं, सोते सोते रहते हैं, सोते सोते जाते हैं, फिर सोते ही रहते हैं। रियलिस्टिक बातें कर रहा हूं मैं। बीच में किताब खोलते हैं फिर सो जाते हैं। सही है ना? बात तो सही है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कीप इट अप, कीप इट अप। अरे दूसरा वाला निकाल लिया, H3PO2 वाला। आसान नहीं है डॉक्टर बनना, लेकिन मुश्किल भी नहीं अगर थोड़ा सा खुद की आदतों को बदल लो तो। H3PO2 का फैक्टर कितने बच्चे बता सकते हैं? 3 हाइड्रोजन है, फैक्टर विल बी 3। कितना? याद आया? हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और।
कितने ऑक्सीजन है? 2 है। कहाँ क्लिक करना पड़ता है? नहीं हटेगा क्या ये? बड़ी समस्या है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कहीं छूने से चला जाता। हाँ चला गया, चला गया। बंद हो गया क्या? नहीं, आ गया, आ गया। कहाँ? यहाँ चल रहा था ना। हाँ, कन फैक्टर कितना होगा? 1। अगला वाला सल्फर इन SO2 निकाल लिया, कितना आएगा? कंसेप्ट कौन सा चलेगा, क्लासिकल वाला इन फैक्टर? अरे किसी एक एटम का निकालना है भाई। हाँ या ना? कितने ग्राम सल्फर ऑक्सीजन है? 32। तो 32 ग्राम से कितने ग्राम? 32। 32 से 32, 32 से 32 तो 8 से। सो सिंपल चलेगा। फॉर्मूला लगाऊं क्या इसके लिए? तो आप सिंपली कह सकते हो सर सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 8। अगला वाला नाइट्रोजन अमोनिया बन जाएगा। बेहतरीन, वेरी गुड। तो आप कैसे कहोगे सर 3 ग्राम हाइड्रोजन से 14 ग्राम नाइट्रोजन? ये समझे कि नहीं समझे? 3 हाइड्रोजन है तो 3 ग्राम है ना एटॉमिक वेट। कर लोगे आगे? तो 3 से 14 है तो बोलो 1 से कितना? तो 1 से कितना? 14/3। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1 ही तो होता है, तो 1 से तो सोचना है। तो 14/3 कितना आ जाएगा? 3 चौको 12, जो भी आएगा कर लोगे। अगला कितने बच्चों ने कर लिया? केस बोलो, केस नंबर 1 की, केस नंबर 2 की, केस नंबर 3। 1 की, 2 की, 3 की, 4। आयोडीन पे चार्ज बोलो, यहां बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ने किसका पूछा है? एक आयोडीन पे कितने का चेन? कुल कितने आयोडीन है? तो 2 आयोडीन पे। शानदार। एंड फैक्टर कितना? परफेक्ट, बन गया। अगला वाला केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2? मैं बता दूं, मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे ने यहां पे सल्फर का चार्ज -2 माना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर सल्फर -2 पे होगा तो 2 सल्फर -4 पे होगा, तो क्या आयरन कभी +4 पे हो सकता है? आयरन की हद कहां तक है? 3 तक। आयरन कभी 3 से ऊपर जा ही? बोलो हाँ या ना? तो बच्चे को समझना पड़ेगा, इसका एक मतलब है कि यहां पे सल्फर -2 पे नहीं है। चलेगा? अब सल्फर यहां पे -2 पे नहीं है तो सल्फर यहां पे कितने में आता है? -1 पे। एक सल्फर पे कितना चार्ज है? -1। तो 2 सल्फर पे कितना होगा? -2। तो आयरन पे कितना होगा? +2। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये ज्ञान आपका और बढ़ता जाएगा, कब कहां पे हमें क्या लेना है। ठीक है, अभी जहां होगा मैं बता दूंगा। अब आगे आपको करना है, रूल लगाओ। आयरन पे कितना था? आयरन अब कहां है? सल्फर पे कितना था? सल्फर अब कहां है? केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है? एक एटम है कि मोर देन 1 है? मोर देन 1 मैंने से बोला था, मोर देन 2 केस नंबर 2 एंड देन फैक्टर विल बी n1 प्लस n2। यार इतनी प्यारी लाइनें याद तो करो भाई, दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ेगा। कर लिया होगा सबने? तो बताइए प्यारे बच्चों, आयरन पे कितना चार्ज है? +2। और यहां कितना है? +3। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। सल्फर पे कितना है? -1। यहां कितना है? +4। सल्फर का भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। दोनों का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2? केस नंबर 2। क्या n1 n2 निकाल लूं? सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपके सामने यहां n1 लिख रहा हूं। आयरन वाले कितने आयरन है? 1। तो एक आयरन पे कितने का चेंज? 1 का। तो n1 कितना होगा? 1। अब n2 लिख देता हूं, ठीक है। एक सल्फर पे कितना चार्ज है और वहां कितना है? आपको ये समझना पड़ेगा, जब सिखाया जाए तो सीखना पड़ेगा। अगर आपसे स्वयं बनता तो आपको क्लास में बैठने की आवश्यकता नहीं है। सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उन बच्चों को जिनसे नहीं बनता।
मैं मेथड सिखाता हूं, स्टेप सिखाता हूं, सीखो तो सही। -1 से कहां जा रहा है? +4। कितने का चेंज है? 5 का। -1 से +4 यानी 5 का चेंज। एक सल्फर पे 5 का चेंज। क्या मैं कह दूं जो N2 होगा वो 10 होगा? More than 2, case number 2, then factor will be N1 plus N2, 10 plus 1 11। Is this clear? बेहतरीन। अगला वाला केस नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? कौन सा केस है? क्या ये रेडॉक्स का केस है? अब रेडॉक्स का कंसेप्ट याद करो, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ से चाहे रिडक्शन, ये सवाल में दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये रिएक्शन उठाया है। वहां तक मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, रेडॉक्स शुरू होके खत्म नहीं होता। रेडॉक्स केवल ट्रेलर दिखा के जाता है, फिर हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा आता रहता है। हेलो, तो ये यादों के साथ चला जाएगा, फिर ये बीच बीच में आता रहता है और फिर कहीं जाके चैप्टर तैयार है। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा दूं, जब आप रेडॉक्स पढ़ रहे हो, अभी ने एनसीईआरटी पढ़ना है, न एग्जाम्पलार पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करना है, आज फिर वही कहता हूं, अभी एनसीईआरटी रेडॉक्स का नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, ना करना, केवल मॉड्यूल और नोट्स अभी ये निपटाना है। कर लिया होगा सबने? चलिए साहब, आप मुझे कार्बन पे चार्ज बताइए। चलो छोड़ो, 8वां निपटा दूं फिर मैं करता हूं। 8th वाला बन गया। 8th वाला क्या है? रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स? 8th वाला क्या है? रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स? रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स? एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? ना तो H प्लस ना तो OH, ना तो H प्लस ना तो OH, ना तो एसिड ना तो बेस। कैटायन है? यस सर। एनायन है? बोलो कौन है? क्या ये सॉल्ट है? क्या मुझे सॉल्ट का रूल याद है? या तो कैटायन का चार्ज देखो या तो एनायन का चार्ज देखो। बोलो Al पे कितना चार्ज? Al पे कितना चार्ज? चलेगा? AKL पे +3 तो 2 Al पे, यानी मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? +6। क्या मैं कह दूं इसका फैक्टर 6 होगा? मैं 7th वाले सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में सबका ध्यान चाहिए। मैं 7th वाले सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, रिएक्शन कुछ ऐसी थी, C4H10 प्लस O2 से बन रहा है CO2 प्लस H2O। बच्चा ये तो समझ चुका है कि ये रिएक्शन है, केस नंबर 4 है, यहां 13/2 है, यहां 4 है, यहां 5 आया ना। अब मैं एक एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं। सबसे पहले कार्बन का, जिसका चार्ज निकालना, उसे क्या मानूं? x, यानी इसे क्या लिख दूं मैं? 4x। कितने हाइड्रोजन है? 10, यानी इसे कह दो +10 बराबर 0। क्या मैं कह दूं 4x बराबर -10? क्या मैं कह दूं x बराबर -2.5? क्या कार्बन पे चार्ज -2.5 है? इधर आओ, क्या यहां पे कार्बन का चार्ज निकाल लोगे? x -4 बराबर 0, यानी x बराबर +4। एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे -4। अब बताओ कार्बन पे कितना चार्ज है? +4। यहां पे हाइड्रोजन पे कितना है? +1। यहां पे हाइड्रोजन पे कितना है? +1। यानी हाइड्रोजन में कोई परिवर्तन, यानी हाइड्रोजन ना लिखो तो भी काम, लिखना केवल वही होता है जहां परिवर्तन आता है। क्या ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है? क्या यहां पे चार्ज -2 है? क्या यहां पे चार्ज -2 है? यानी कार्बन का स्वतः अपने आप में क्या हुआ है? कार्बन का स्वतः अपने आप में क्या हुआ है? नजरें मत हटाना, लिखने में लग गए तो समझ नहीं पाओगे। ये भी नहीं समझ पा रहे हो, सीखना है पहले, दूंगा समय लिखने का भाई। पहला वाला केस ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? मेरे साथ समझो ना भाई, जब बेहतरीन सवाल है तो। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? पहला वाला केस ऑक्सीडेशन है रिडक्शन? अब बताओ, क्या रिडक्शन आप सबको दिख रहा है? रिडक्शन कहां है? ऑक्सीजन से कहां गया? -2। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये रिडक्शन है? बोलो ना। अब हमें क्या निकालना है? एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन। जरा कॉपी में रूल पढ़ो केस नंबर 4 का, जरा कॉपी में रूल पढ़ो केस नंबर 4 का। एन फैक्टर, सर ने क्या कहा था? सर ने कहा था चाहे ऑक्सीडेशन हाफ से, क्या आप ये शब्द समझ पा रहे हो? चाहे ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन, जो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही एन फैक्टर क्या है? वही एन फैक्टर क्या है? बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ से निकालूं कि रिडक्शन, जिससे आप कह दो। चलो, तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ से निकाल रहा हूं, मतलब अब मुझे केवल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को देखना है। अरे बोलो, कार्बन पे कितना चार्ज? यहां पे कितना चार्ज?
4 और 2.5, 2.5 नहीं है, -2.5 है, तो -2.5 से 0 कितने का चेंज? 2.5 का, और 4 का, और तो कितने का चेंज? 6 पॉइंट। नहीं कर लोगे? सोचो आप नंबर लाइन पे खड़े हैं, ये है -2.5 और यहां पे कहीं कौन है? 0, तो कितने का चेंज है? 2.5 का, और कितना आगे जाना है? 4, तो 4 कदम और 2.5 कदम, ये टोटल कितने कदम? 6.5, यानी कितने का चेंज है? क्या मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, एक कार्बन पर, क्या बोला सर ने, कितने का चेंज है? टोटल कितने कार्बन है? तो बोलो 4 कार्बन पर कितने का चेंज? 4 इंटू 6.5, 6.5 इंटू 2, 13 दूना 26, हाँ या ना? क्या मैं कह दूं टोटल चेंज 26 आया है? मत मानो मेरी बात, एक बार रिडक्शन हाफ से निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं, आओ जरा। अब रिडक्शन वाली रिएक्शन को देखना है। रिडक्शन हाइड्रोजन का हुआ कि ऑक्सीजन का? बोलो यहां कुल कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 13/2। क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे टोटल ऑक्सीजन की एटम की बात करता हूं, टोटल ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं, तो 13/2 गुणे 2 यानी 13। अरे यहां भी तो 2 लिखा है, बोलो। क्या टोटल 13 ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन कहां से कहां गया? 0 से, ये वाला -2 की वो वाला -2, दोनों कहां गए? तो एक ऑक्सीजन पे कुल कितने ऑक्सीजन है? चाहे सोचो ऑक्सीडेशन हाफ से, चाहे सोचो रिडक्शन हाफ से, जो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वही एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन क्या है? बोलो ना यार। क्या मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो एन फैक्टर आएगा वो 26 आएगा। सर ने पूछा था एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन, आंसर इज 26। कितने बच्चे C4H10 का एन फैक्टर बता देंगे? कंसेप्ट याद है? रिएक्शन के इनफैक्टर को उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करो, वही उसका इनफैक्टर माना। व्हाट इज द C4H10 फैक्टर? 26। डन। आराम से लिख लो, तसल्ली से लिख लो, समझ लो, कोई डाउट हो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं दो छोटी छोटी बातें करूंगा, वैसी बातें क्योंकि मॉड्यूल में 2 सवाल दे रखे हैं, बाकी उनको आप लोगों को डिटेल में पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब। तो हल्का सा मैं इंट्रो दूंगा, एक सवाल कराऊंगा, डिटेल में कहां पढ़ोगे उसको आप लोग, ओसी और आईओसी में। तो मेन टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ ओएस एंड ओएन, उसके हमने 2 एप्लीकेशन कर लिए, रिवाइज करते रहिए। सबसे पहला एप्लीकेशन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओए एंड आरए, और दूसरा एप्लीकेशन है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। मैंने पूरी केमिस्ट्री की इक्विवेलेंट वेट की कहानी यहां निपटा दी, अब इससे ऊपर और कोई इक्विवेलेंट वेट की कहानी नहीं है। सभी चैप्टर को मिला के यहां पूरा इक्विवेलेंट खत्म किया। हेलो, अरे इक्विवेलेंट वेट सीख क्यों रहे थे? ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ या ना? तो ग्राम इक्विवेलेंट सवाल करेंगे, अभी हमने सीखा इक्विवेलेंट वेट। कर लिया? टोटल ऑक्सीजन एटम है 13, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर 13 गुणे 2 26। ठीक है, कितने एप्लीकेशन हो चुके हैं? 2। रिवाइज कर, जो लोग लिख लिए वो लोग नोट्स रिवाइज करें पहले पन्ने से, रिवीजन नहीं करते आप लोग, क्लास का टाइम, बाकी लोग लिख रहे हैं जल्दी लिखें। मन में सवाल पूछो, क्या चल रहा, क्यों चल रहा, कैसे चल रहा। जब तक ये क्वेश्चनिंग क्लियर है तब तक हर टॉपिक क्लियर है। कर लिया होगा, सबने लिख लिया? स्पीड बढ़ाइए।
चलिए, तो प्यारे बच्चे को मुझे पूरी क्लास जवाब दे दे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। बताओ कितने एप्लीकेशन हो चुके हैं? लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर थर्ड, लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर थर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक। और शायद आप लोगों ने, अच्छा अभी जीओसी शुरू नहीं हुआ होगा ना? हाँ ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ ये ऐसा टॉपिक है जो आईओसी में भी आपको डिटेल में पढ़ाते हैं और ओसी में भी डिटेल में पढ़ाते हैं। तो सर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं हल्का सा चार्ज का कंसेप्ट सिखाऊंगा, ये हम लोग नहीं बताएंगे। चार्ज का कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। आप लोगों को कुछ याद हो न याद हो, इतना तो याद होगा, इस पूरी केमिस्ट्री की जान है एसिड और बेस। बोलो। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो इस केमिस्ट्री की नब्ज है, जो इस केमिस्ट्री की जान है, आज तक उसकी परिभाषा हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव अ सिंगल डेफिनेशन टू डिफाइन द ऑल एसिड ऑल बेस ऑफ दिस यूनिवर्स। एक परिभाषा ऐसी नहीं है जिससे दुनिया के सभी एसिड सभी बेस को डिफाइन कर दो। सब सिचुएशन बेस्ड है, सब कंडीशन बेस्ड है। आज से कई साल पहले लोग चखकर बताते थे खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो। जरा सोचो, केमिकल कंपाउंड को चख के बताना खट्टा और कड़वा है, कितना रिस्की मामला हो सकता है। हाँ या ना? ये चखने वाला कंसेप्ट बहुत दिन नहीं चला, फिर आया लिटमस पेपर का कंसेप्ट, और भी कंसेप्ट आए, फिर आया मार्केट में एक बेहतरीन कंसेप्ट जिसका नाम था अरहेनियस कंसेप्ट। अरहेनियस ने कहा एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में H+ आयन को देते हैं, और बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में OH- आयन को देते हैं। यह कंसेप्ट भी बहुत दिन नहीं चला, फिर आया एक नया कंसेप्ट जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने अपनी परिभाषाओं में केवल H+ का जिक्र किया, OH का नाम और निशान ही मिटा दिया। वो भी बहुत दिन नहीं चला, फिर एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था लुईस कंसेप्ट। क्या नाम था? आपके सिलेबस में यहीं तक है, लेकिन कहानी अब इनके आगे भी पहुंच चुकी है। लुईस कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई एसिड है, एसिड का काम होता क्या है? किसी ने खट्टा कहा, किसी ने H+ देने वाला कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लुईस का मानना था कि एसिड ऐसे पदार्थों को कहा जाए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, उन्होंने ऐसे पदार्थों को बोला एसिड। क्या बोला? एसिड। और जहां जहां इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, ऐसे पदार्थों को बोला बेस। ये वही वाली बात है, अगर मैं आपसे कहूं गरीब और अमीर, तो शायद परिभाषित करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। कोई पैसे के दम पे करेगा, कोई ज्ञान के दम पे करेगा, कोई स्वास्थ्य के दम पे करेगा। ये गरीबी और अमीरी परिभाषित करने के तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एसिड और बेस को परिभाषित करने के तरीके अलग हैं। लुईस का ऐसा मानना था कि एसिड वो पदार्थ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि लुईस सही थे, मैं नहीं कहता हूं अरहेनियस सही थे, गलत थे, मैं कह रहा हूं किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। ये कुछ ऐसी बात है, चर्चा इस पे नहीं चल रही कि सुभाष चंद्र बोस सही थे कि गलत थे। ये चर्चा चल रही, उन्होंने ये कहा, महात्मा गांधी ने ये कहा। सही है गलत है, अपना बुद्धि विवेक, अपना रिसर्च लगाएं, अलग बात। तो लुईस का कहना था कि एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जरा दिमाग लगाना, जरा थोड़ा सा सोच के बताना, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज? जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी आई। जहां नेगेटिव चार्ज आया, वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता आई। बोलो हाँ या ना? यानी प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा, क्या बोला सर ने? पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की भूख होगी ज्यादा। बोलो हाँ या ना? यानी बताओ उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे बोलो लाला। पॉजिटिव चार्ज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्या मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं? सबकी नजरें बोर्ड पे है क्या? मैंने आपके सामने लिखा H2SO3 और यहां लिखा H2SO4, H2SO3 और वहां लिखा H2SO। मैं सल्फर पे चार्ज निकालता हूं सर, क्यों? हाइड्रोजन पे 1 1, ऑक्सीजन पे माइनस। जहां बदला नहीं तो काय को देखूं भाई, जहां बदला वही तो देखना है। अरे बोलो।
क्या हर बच्चा सल्फर का चार्ज निकाल लेगा? हाइड्रोजन पे कितना? +1 एक्सेप्ट मेटल कितने हाइड्रोजन है? तो क्या मैं 2 + x - 6 = 0 कह दूं? क्या मैं x बराबर +4 कह दूं? चेक कर लो, देखो ना बेटा, फिर छूट जाएगा। खेल लो, लगा लो स्प्रिंग। क्या यहाँ पे x पे +4 चार्ज आएगा? बोलो हाँ या ना। मेरी भी कॉपी लाना, मैं भी स्प्रिंग लगवाऊंगा। अब कल से मैं दुकान से लेते हुए आऊंगा सारी कॉपी। आओ, H2SO4 में क्या सल्फर पे चार्ज निकाल लोगे? अरे बोलो ना, कितना चार्ज है? मुझे बताओ, यहां पे ज्यादा कि यहां पे ज्यादा? तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा कि कम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब बोलता रहे तुम डेफिशिएंट हो क्या? विटामिन ए नहीं क्या? डेफिशिएंट मतलब कमी होना ना। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है? क्या इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? H2SO4 is having more acidic strength than H2SO3। कर लोगे? छापा मार। अगर आप समझ पाए हैं तो एक सवाल आपका वेट कर रहा है। राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बस मुंह खोल के बता देना, इधर ज्यादा तो इधर, उधर ज्यादा उधर। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ये मात्र एक तरीका है, केवल एक तरीका नहीं है, याद रखना, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ बताने का। केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। मतलब बच्चा गलती क्या करता है, वो पूरी दुनिया को एक ही नियम से बांधने की कोशिश करता है, तब आप ट्रैप हो जाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नॉट अ सिंगल रूल टू आइडेंटिफाई एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेस। ये एक रूल है, केवल एक रूल नहीं है। और भी बहुत कुछ है जो धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। उसमें कितने एप्लीकेशन हो गए? 3। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओ एंड आर ए। नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। नंबर 3 एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के हर सवाल इससे मत करना। मैं फिर दोहराता हूं, ये एक तरीका है, मात्र एक तरीका नहीं है। क्या मैं सेकंड वाले सवाल का आंसर पूरी क्लास से उम्मीद कर सकता हूं? आप सब तो मुझे क्लोरीन का चार्ज बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, मैं मान जाऊंगा। क्लोरीन पे +1, क्लोरीन पे, क्या बात है, क्लोरीन पे, क्लोरीन पे, अरे जरूर कोई झोल है। क्या क्लोरीन 7 तक जा सकता है? क्लोरीन की हद बहुत है सर। सबसे ज्यादा किसकी है? ऑस्मियम, रोदेनियम, जेनॉन। कहां तक? इनसे ज्यादा हद किसी की? क्या बात है, बेहतरीन। बोलो सबसे ज्यादा भूखा कौन है? मतलब यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बोलो डन डन डन। आसान है क्या? अगला सवाल दे दूं? लिखो फिर अगला सवाल। कर लिया? लिखो HNO2 HNO3 HNO2 HNO3 सबसे बनना चाहिए। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। हमेशा सेंट्रल एटम का चार्ज देखना है। 1 + x - 4 = 0। सही है ना? x बराबर +3। ठीक है, यहां पे 1 + x - 6 = 0, x बराबर +5। बोलो विच इज हैविंग मोर एसिडिक स्ट्रेंथ? HNO3। आसान है सर। अगला सवाल लिखो। H3PO2 H3PO3 H3PO4। आप सब मुझे फास्फोरस का चार्ज बता दें। मैं आपको बता दूं, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में आता है
और अगर वो नाइट्रोजन के परिवार का सदस्य है तो उसकी जो हदें हैं वो -3 से +5। इसके बाहर नहीं खेल पाएगा, याद रखना। अगर इसके बाहर चला गया तो जरूर कोई झोल, नहीं गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। करो। H3PO2 कर लिया होगा। फास्फोरस पे कितना चार्ज? 3 + x - 4 = 0, x = +1। यहां पर कितना आएगा? 6 3 3 8 3 5। बोलो डन। अरे सर, झोल है कि नहीं है? सब कुछ नॉर्मल है, हाँ या ना? बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक रेजिस्टेंस किसका? H3PO4। फिर H3PO, बोलो हाँ या ना? आपका जवाब गलत है। हाँ? हेलो, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अगर आप H3PO2 और H3PO3 और H3PO4 में एसिडिक स्टेन लिखते हैं तो सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। क्या बात कर रहे हो सर? तो ये रूल फेल हो गया। यस। तो सर वो रूल हमेशा काम नहीं करेगा। यस। तो सर फिर कौन सा काम करेगा? मैं फिर कहता हूं, ये एक रूल है, एकमात्र रूल नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सर इसका आंसर कैसे देंगे? बेटा, इसके आंसर देने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी बॉन्डिंग। क्या पढ़नी पड़ेगी? और ये आपको पढ़ाया जाएगा आईओसी में। ओ आईओसी, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज इसको एज आपके लिए एक्सेप्शन मानना है, लेकिन ये अपने आप में एक्सेप्शन नहीं है। इसका कारण है, कारण कौन बताते हैं? आईओसी वाले। हमारा काम नहीं है, चलेगा? बोलो डन। सर ऐसे तो बहुत फेल हो सकता है। हाँ बेटा, बहुत फेल होगा। सर क्या करें, सीखे कि ना सीखे इस वाले मेथड को? है? कभी ना कभी तो काम आएगा, है ना? अरे बहुत काम आएगा, देखना भी लुइस आएंगे, ठीक है? फिलहाल ये भी एक तरीका है, लेकिन ये मात्र एक तरीका नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ ओएस एंड ओएन। कितने एप्लीकेशन हो चुके हैं? 3। नंबर 1। यार क्या करते हो यार, 56 बार रिवाइज करा रहा हूं आप लोग, यार मेहनत नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे। फिर मैं बदल जाऊंगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। नंबर 1 ओ एंड आर, याद रहेगा? बिल्कुल पानी जैसे मुझे याद चाहिए, नोट्स में लिखा है ऐसे उंगलियों पे चाहिए। नंबर 2 इक्विवेलेंट वेट। कितने तरीके थे? 3। क्लासिकल, नॉन रेडॉक्स, रेडॉक्स, याद है? अगला वाला। ठीक है, चलो अगले सवाल पूछने के पहले कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, बोर्ड पे आओ। मैंने कंपाउंड लिखा ABC। क्या लिखा? बताओ ये न्यूट्रल है कि चार्ज है? न्यूट्रल है कि चार्ज है? कंफर्म? मैंने आपके सामने लिखा ABC-2, ये समझ में आता है? मैंने आपके सामने लिखा कार्बोनेट आयन, न्यूट्रल है कि चार्ज है? अच्छा, कार्बन पे चार्ज है कि ऑक्सीजन पे चार्ज है? लेकिन चार्ज का हिसाब किताब ऐसा है कि उसके बाद भी कितना बचा है? यहां पे चार्ज का हिसाब किताब कैसा है? कुछ पे होगा प्लस, कुछ पे होगा माइनस, कुछ पे होगा, कुछ पे होगा, लेकिन ऐसा प्लस है, ऐसा माइनस है कि सब जोड़ के कितना हो रहा है? 0। बोलो डन। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 4। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको चार्ज पता है तो आप केमिकल फॉर्मूला का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। सर कैसे? एक छोटे से सवाल के माध्यम से सीखते हैं। इफ इन अ कंपाउंड, if in a compound made of 3 atoms A, B, C, if in a compound made of 3 atoms A, B, C, charge on A is charge on A is +2, on B is -1, and on C is -3.
एंड ऑन सी इज -3। ए पे कितना चार्ज है? +2। बी पे कितना चार्ज है? माइनस। सी पे कितना चार्ज है? माइनस। देन करेक्ट केमिकल फॉर्मूला विल बी, और आपके सामने दिए थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए बी सी, दूसरा ऑप्शन ए बी टू सी, तीसरा ऑप्शन ए बी सी टू, चौथा ऑप्शन ए टू बी सी। समझ गया क्या? कैसे समझे लाला? अरे सर, इतनी गणित तो हमें आती है सर, आप भी हाँ या ना? हमें ऐसा फॉर्मूला सोचना है, हमें ऐसा फॉर्मूला, हमें ऐसा फॉर्मूला सर कैसा सोचना है? ऐसा सोचना है जिसमें टोटल चार्ज 0 होना, क्योंकि कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल। तो टोटल चार्ज का समेशन कितना चाहिए? 0। क्या पहला वाला कर लोगे? यस। ए पे कितना चार्ज? +2। बी पे कितना चार्ज? -1। सी पे कितना चार्ज? -3। करो हिसाब किताब। -4 +2 -2। अरे सर, ये तो न्यूट्रल नहीं है सर, ये तो नहीं है। अगला वाला कर लोगे? ए एक है, एक ए पे +2, 2 बी है, बी पे -1 -2, सी पे कितना? -3। 3 2 5 0 नहीं है, चलेगा ना? अगला वाला लास्ट वाला सीधे कर दूं क्या? कितने ए है? 2, 2 दूना 4, बी पे -1, सी पे -3, ये आएगा 4 - 4 बराबर 0। इज दिस क्लियर? बोलो क्लियर? नहीं क्लियर? नेक्स्ट क्लास में बिल हो गई क्या? नेक्स्ट क्लास में अपन निपटा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और एक थ्योरेटिकल पार्ट। चलेगा? इतना आप रिवाइज करके आओगे, होमवर्क लिखिएगा। मैं कल सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा, 2 से 3 कठिन सवाल पूछूंगा, चलेगा? और जो जवाब नहीं देगा, आप सब ये सब कहां चलता है? जो होम उसको चॉकलेट मिलेगी, जो आंसर नहीं देगा। हाँ ठीक है, ये बढ़िया है। होमवर्क लिखेंगे। नंबर 1, रिवाइज। अगले 2 से 3 दिन रेडॉक्स के नाम दे दो, चलेगा? पूरा मॉड्यूल खत्म, पूरा ईएलपी खत्म हो जाएगा, ठीक है? रिवाइज अच्छे से। दूसरा, आपको मैंने कुछ होमवर्क मॉड्यूल दे रखा था ना पुराना, तो वो ओल्ड होमवर्क कंप्लीट कर लें। और तीसरा, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। शॉर्ट नोट्स स्टार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।